रेलवे स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी। ट्रेन पटरी पर आकर लग चुकी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, किसी की ट्रेन ना छूट जाए। सामान लाद कर कुली भी भागे जा रहे थे। उन्हीं के बीच धीमी गति से लाठी के सहारे चलती बड़ी उम्र की एक महिला आ रही थी। मैं यह नज़ारा ट्रेन में बैठकर अपनी खिड़की से देख रहा था। वो महिला मेरे नज़दीक आई और बोली, बेटा, यही ट्रेन बनारस जाएगी क्या? मैंने स्वीकृति से गर्दन हिला दी और वो महिला अंदर आकर बैठ गई। उसने अपना सामान सीट के नीचे दबाया और माथे पे आती पसीने की बूंदें पोंछने लगी और अपने सूखे गले को पानी से गीला करने लगी। पर उसका पानी ख़त्म हो गया था। वो इस आशा से मेरी ओर देखने लगी कि मैं भागकर नीचे जाऊंगा और उनके लिए पानी ले आऊंगा, पर मैं इतना भी सेवाधारी नहीं था। अगर मेरी ट्रेन छूट जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा? इसीलिए मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर वो मेरी खिड़की की तरफ आई, बाहर पानी की बोतल बेच रहे लड़के को बुलाया और एक बोतल ले ली। तब मुझे भी ख्याल आया कि ये काम तो मैं भी कर सकता था। इसमें तो ट्रेन से नीचे उतरने की ज़रूरत भी नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, मैं इस बात का इतना अफसोस क्यों कर रहा हूँ। मैं अपनी जगह आराम से बैठा रहा और ट्रेन में आने जाने वाले हर यात्री को देखने लगा। थोड़ी देर में इंजन से सीटी की आवाज़ आई और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। उस महिला के चेहरे पर नज़र गई। उम्र 70 के आसपास होगी। बड़ी ही चिंतित नज़र आ रही थीं। कपड़ों और पहनावे से तो विधवा ही लग रही थीं। माथे पर शिकन और आंखें गहरी चिंता से डूबी हुई थीं। रात होने को आई थी। उसने खाने का डिब्बा निकाला और एक प्लेट मुझे भी दे दिया। लो बेटा, तुम भी खा लो, खाने का समय हो गया है, तुम्हें भी भूख लगी होगी। मैं आश्चर्य से उनकी तरफ देखता रहा। आखिर इस ज़माने में कोई अनजान मुझे क्यों खाना दे रहा है? ये तो पहले के ज़माने में होता था, जो एक यात्री दूसरे यात्री से खाने के लिए पूछता था। इस ज़माने में ये बातें मेरे गले नहीं उतर रही थीं। पर फिर घर की बनी पूड़ियाँ और आलू की सब्ज़ी देखकर मेरा मन मचल गया और साथ में कैरी के अचार की खुशबू भी थी। मैंने तो इस महिला की सहायता नहीं की थी, फिर भी मैंने नकटे होकर प्लेट में खाना ले लिया। सारा सामान पैक करके वो महिला सोने के लिए बिस्तर लगाने लगी। पूरे सफ़र में मैंने देखा कि वो एक छोटा सा बैग अपने साथ ही रखे हुई थी। उसने वो बैग अपने से अलग नहीं किया। मुझे शक हो रहा था कि इसमें ज़रूर कोई कीमती सामान है, तभी तो वो उसे इतना सहेज कर रखे हुए है। मेरी नज़र उस बैग पर ही थी। बातों ही बातों में खाना खाते वक्त उसने बताया कि उसकी बेटी बनारस में ब्याही हुई है और लड़के वाले उसे बार बार दहेज लाने का दबाव डालते हैं। हर बार उनकी एक नई मांग होती है, जो वो पूरा करने की कोशिश करती है। साल भर से बेटी को मिलने नहीं भेजा, उसे घर में ही कैद किया हुआ है। इकलौती बेटी है। पिता का तो देहांत हो गया है। अब जो भी मेरा है वो मेरी बेटी का ही है। मैं उससे मिलने जा रही हूँ। माँ हूँ, अपने बच्चे से मिलने का मन तो करता ही है। उनकी बात सुनकर मैंने हामी मिलाई। अब मुझे शक हुआ ज़रूर, इस छोटे बैग में वो अपनी बेटी के लिए कोई कीमती गहने या भेंट ले जा रही होंगी, तभी तो इस बैग को वह अपने से अलग नहीं कर पा रही हैं। मेरा शक सही निकला। वो मेरे सामने सीट पर सोने लगी तो उस बैग को उन्होंने छाती से अपने मासूम बच्चे की तरह लगाया हुआ था। बनारस भी सुबह आने वाला था। अभी तो रात भर का सफ़र बाकी था। मेरी नज़र अब उस बैग पर ठहर चुकी थी और मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं उस महिला को चोर नज़र से देख रहा था कि वो कब सोए और कब मैं ये बैग उड़ाकर ले जाऊं, पर वो करवटें ही बदलती रहीं। चिंता किसी को सोने देती है क्या? मैं भी बड़ा मजबूर था। मुझे घर परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियां थीं। बहन की शादी करनी थी, पिताजी नहीं थे, 2 छोटे भाइयों को पढ़ाना था और अपनी माँ का इलाज करवाना था।
एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी थी, पर उसकी कमाई से पूरा नहीं पड़ता था। कुछ महीनों से माँ बहन की शादी के लिए पीछे पड़ी थी कि अब इसकी शादी करनी है। अब थोड़ी और कमाई की सोच। इस कमाई से तो केवल घर का खर्च ही निकलता है, कुछ बचत ही नहीं होती। शादी का खर्च कैसे उठाएगा? मैं भी बड़ी चिंता में रहता था। इधर उधर नौकरी के लिए बोल रखा था। सोचा था अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो बहन की शादी के खर्च का जुगाड़ कर लूँगा। इस समय मैं साक्षात्कार देने ही जा रहा था। पढ़ा लिखा था, सामान्य घर से था, फिर भी न जाने क्यों मेरी नीयत बिगड़ गई और मैं सोचने लगा, अगर इस बैग में गहने हुए तो मुझे अपनी बहन के लिए गहने नहीं खरीदने पड़ेंगे, और अगर पैसे हुए तो भी मैं गहने खरीद लूँगा। मेरी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। वो महिला धीरे धीरे देर रात तक गहरी नींद में सो चुकी थी। बाकी यात्री भी सो रहे थे। मैं चुपके से उठा, अपना सामान लिया और महिला के हाथ से वो बैग निकाला और बनारस आने के 3-4 स्टेशन पहले ही उतर गया। स्टेशन पर मैं कुर्सी पर बैठ गया। ट्रेन जाने के बाद नई ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट तक मैं एकदम सामान्य रहा ताकि किसी को मुझ पर शक नहीं हो। फिर मैंने चुपके से सामान्य होते हुए उस महिला का बैग खोला तो मेरी आंखें फटी रह गईं। उसमें गहने थे, सोने की चूड़ियाँ, गले का हार, 3-4 अंगूठियाँ, कानों के झुमके और मोटी सी चांदी की पायल। अब तो मेरी सारी चिंता गायब हो गई। मेरी बहन की शादी के लिए गहनों का इंतज़ाम हो गया था, पर घर वालों को क्या कहूँगा? ये तो पुराने गहने हैं, मैं इन पर पॉलिश करवा लूँगा। मन ही मन खुश हुआ और बनारस की ट्रेन पकड़ ली और वहाँ जाके साक्षात्कार दिया तो उसमें असफल रहा। बड़ी उम्मीदों और आशा के साथ आया था, पर निराशा ही मिली। खैर कोई बात नहीं। शाम को अगली ट्रेन पकड़कर घर वापस आ गया। मैंने एक पल भी यह नहीं सोचा कि उस महिला पर गहने खोने के बाद क्या बीती होगी। घर आकर मैं सामान्य दिनचर्या में लग गया। मैंने गहने अलमारी में छुपा कर रख दिए। रोज़ ऑफिस जाने लगा। बहन की शादी तय तो हो ही गई थी, बस तैयारियां करनी बाकी थीं। 2 दिन बाद लड़के वालों का फ़ोन आया कि उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है, वो ये सगाई तोड़ रहे हैं। ये सुनकर माँ और बहन रोने लगी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था आखिर ये लोग सगाई क्यों तोड़ रहे हैं। सब कुछ तय हो गया था। मैंने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को दूसरी लड़की पसंद आ गई है। भला ये भी कोई कारण हुआ? पर किसी पर आपका जोर नहीं चल सकता है। इतनी मुश्किल से सगाई हुई थी, गहनों का भी इंतज़ाम हो गया था, फिर भी शादी ना हो पाई। मैं मन ही मन ईश्वर को कोस रहा था और शिकायत कर रहा था। माँ को बड़ा सदमा लगा। वो रोती रहती थी। पहले तो बेटी की सगाई नहीं हो रही थी और अब जब हुई तो लड़के वालों ने सगाई तोड़ दी। दोबारा सगाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने मन को पक्का कर लिया कि मैं दूसरी जगह बात कर लूँगा। कुछ ही दिन बीते थे कि मेरे मंझले भाई का एक्सीडेंट हो गया। उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। वो बिस्तर पर आ गया। घर में वैसे ही पैसों की तंगी थी, उस पर यह खर्चा एक और आ गया। मैं बड़ा परेशान हो गया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। अभी 7 दिन पहले तक तो सब ठीक था। अम्मा भी रोती रहती है, बहन उदास रहती है और भाई बिस्तर पर आ गया है। मैं फिर भी ऑफिस तो जाने लगा। अब कमाऊंगा नहीं तो घर का खर्च कैसे निकलेगा? काम तो करना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन बाद खबर मिली कि मेरा छोटा भाई स्कूल की सीढ़ियों से गिर गया है और उसके सिर में बहुत गहरी चोटें आई हैं। मैं बदहवास सा स्कूल गया, भाई को डॉक्टर को दिखाया। सिर पर गंभीर चोट थी, कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहना होगा। अस्पताल का इतना खर्च उठाने से मेरी सारी सेविंग्स ख़त्म होने लगीं। इधर मैं अस्पताल में रहता था, घर पर मझले भाई को माँ और बहन संभालती थीं। इसी महीने सैलरी आ गई थी, पर कटकर मिली थी क्योंकि मैंने काफ़ी छुट्टियां कर ली थीं। बड़ी मुश्किल से महीने भर काम चलाया। घर खर्च के साथ में अस्पताल का खर्च तो सिर माथे पर ही था, वो भी मुझे ही करना था। फिर मैं ईश्वर को दोष देने लगा और उन्हें कोसने लगा। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ?
ये सारे दुख दर्द मुझे ही क्यों मिले हैं। इन सब चक्करों में मैं अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया और मैंने कई ज़रूरी फाइलें पूरी नहीं की। प्राइवेट कंपनियों को तो काम चाहिए होता है, अगर एक बंदा भी काम नहीं कर पा रहा है तो दूसरा बंदा रखने में उन्हें ज़रा भी देर नहीं लगती। मेरे साथ भी यही हुआ। कुछ दिनों बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब मैं एकदम खाली हो गया था। छोटे भाई को अस्पताल से तो ले आया, पर उसकी दवाई और इलाज का खर्च तो उठाना था। उधर मंझला भाई भी बिस्तर पर था। मैंने अपनी दोनों एफडी तोड़वा ली, उन्हीं से घर का खर्च और दवाई का खर्च उठाया। इन सब तंगहाली और परेशानियों से मैं एकदम भूल गया था कि मैंने उस महिला के गहने चुराए थे और मैंने उन्हें अलमारी में रखा हुआ है। एक दिन हम सब निराश और हताश बैठे थे, क्योंकि दोनों भाइयों का इलाज कराना था, घर का खर्च भी चलाना था, नौकरी भी नहीं थी, सारा पैसा खर्च हो गया था। मैं एकदम कंगाल हो चुका था। मेरी बहन मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। अचानक वो गहनों का बैग लाई और माँ के सामने रख दिया। इतने सारे गहने देखकर माँ चौंक गई। मैं अब उनसे नज़रें चुरा रहा था। उनके जोर देने के बाद मैंने ट्रेन में घटी सारी घटना सुनाई तो वो अपना सर पीटने लगी। बोली, तू किसी विधवा और बेबस माँ के गहने चुरा कर लाया है। उस माँ ने जो तुझे बदुआ दी होगी, जो अभिशाप दिया होगा, उसी की आहें लगी हैं इस घर को। उस माँ की आंखों के आंसू अभी तक नहीं सूखे होंगे, बस वो ही श्राप तुझे लगा है। जब से ये गहने घर में आए हैं, तेरी बहन की अचानक सगाई टूट गई, तेरे भाइयों का ये हाल हो गया, तेरी नौकरी चली गई, हमारे रुपए पैसे सब खत्म हो गए। चुराए हुए गहनों से बहन की शादी करने चला था। अगर ये शादी हो भी जाती तो भी तेरी बहन कभी सुखी नहीं रहती। इस घर की नींद, चैन, शांति सब इन गहनों ने छीन ली। तू रोज ईश्वर को कोसता रहता है, पर दोष ईश्वर का नहीं है, दोष तो तेरे बुरे कर्मों का है, जिसे हम सब भुगत रहे हैं। ना तू ये गहने चुराता, ना ही हम ये पीड़ा से गुजरते। मैंने तो तुझे ये संस्कार नहीं दिए थे। उस माँ का दिल दुखाया है, उस विधवा को रुलाया है, तभी तो तू भुगत रहा है। क्या तेरी समझ में कुछ नहीं आया? माँ ने मुझे एक जोरदार तमाचा दे मारा। मैं अंदर तक हिल गया। माँ सही कह रही थी। जब से मैंने ये गहने चुराए हैं, उसी दिन से मेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई थी। अब मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस होने लगा। आखिर मैंने ये सब क्यों किया? मेरे किए की सज़ा मुझे और मेरे घर वालों दोनों ने भुगती। फिर मैंने अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर संपर्क किया। पूछताछ केंद्र में जाकर उस दिन सफ़र करने वाली उस महिला का ब्यौरा निकाला। उसके घर का पता लेकर माँ के साथ उसके घर गहने लेकर गया। दरवाज़ा उसकी बेटी ने खोला, जिसे दहेज पूरा न देने के कारण ससुराल वालों ने निकाल दिया था। वो वृद्ध महिला बिस्तर पर लेटी हुई थी। शायद गहने चुराने वाले को श्राप देती होगी। मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसके सारे गहने उसे लौटा दिए। आज मेरे मन का बोझ उतर चुका था। वह महिला निशब्द थी। शायद पिछले 1 महीने से जिसे कोस रही थी, उसके सामने आते ही वो कुछ ना कह पाई। उसने गहने लेकर बेटी को दे दिए। शायद उनकी सांस इसी में अटकी थी। मैं जैसे ही मुड़ा, उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं बोझ उतारने आया था और मेरे मन पर एक और बोझ चढ़ गया। किसी की चीज़ चुराना आसान है, पर किसी की बद्दुआ और श्राप से बचना मुश्किल है। किसी को दुखी करके कोई इंसान सुखी नहीं रह पाया। इस जन्म के कर्म इसी जन्म में भुगतने होते हैं। सदैव अच्छे कर्म करें ताकि मन पर कोई बोझ ना रहे। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।